ये हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन नंबर 2 है। सर्जियो इज अ सोल ट्रेडर। His bookkeeper operates regular bank reconciliation statements. State two benefits of preparing regular bank reconciliation statements. तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या इवन आगे आप लोग और भी जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो उसका एक सबसे जो अच्छा फायदा होता है वो ये होता है कि वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी आपकी बढ़ा देता है। क्योंकि वो आपको एरर्स अगर कोई हुए होते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करता है, और फिर आप जब उन एरर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो जाहिर सी बात है आप रेक्टिफाई भी करोगे, जिसकी वजह से आपकी जो मैथमेटिकल या अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वो बेहतर हो जाएगी। एंड देन सेकंड थिंग इज दैट इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग फ्रॉड एज वेल, कि ये आपको जो है वो फ्रॉड्स डिटेक्ट करने में भी मदद करता है कि अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कि फ्रॉडलेंट है, यानी कि जिसमें ये हो सकता है कि बुक कीपर ने दिखाया हो कि भाई पैसे यहाँ पे किए हैं लेकिन उसने पैसे वहां पे ना किए हों, उसने अपनी जेब में पैसे डाल लिए हों, तो इस तरीके की अगर कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन है तो वो भी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करते वक्त पकड़ी जाती है। Then additional information में हमारे पास written है Sergio is preparing his financial statements to 31st May 2020. His bank statement shows the following for the first week of June 2020. पहला हफ्ता जो जून 2020 का गुजरा है उसकी बैंक स्टेटमेंट उसने हमारे पास लाके रखी है, जिसका जो ओपनिंग बैलेंस था यानी कि 31 मई का जो क्लोजिंग है वही 1 जून का ऑब्वियसली ओपनिंग होगा। तो वो जो बैलेंस हमारे पास बैंक स्टेटमेंट के अंदर गिवन है वो कितना गिवन है? $12,350 ऑन द डेबिट साइड। ये बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है ना, उसने लिखा हुआ है हिज बैंक स्टेटमेंट शोज द फॉलोइंग। तो जो बैंक स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है कि ये हमारे पास बैलेंसेस है, और जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का वो 12,350 डेबिट है। ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज कि डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो पैसा आपके पास आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है एज अ बिजनेस एज इंडिविजुअल, वो आपके लिए एसेट है। सेम पैसे बैंक वाले उसको क्या ट्रीट करते हैं? सेम पैसे को बैंक वाले लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हमने उस पैसे को क्या करना है, अपने कस्टमर को डिपॉजिटर को रीपे करना है जब भी वो मांगे। इस केस में और इसी वजह से हमारा जो भी बैंक अकाउंट का बैलेंस होता है, हमारे पास जब बैंक स्टेटमेंट आती है तो अगर मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो उस बैंक स्टेटमेंट के अंदर 5 लाख क्रेडिट का बैलेंस रिप्रेजेंट हो रहा होता है, क्योंकि वो 5 लाख रुपए बैंक की लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी जाहिर सी बात है नेचर क्रेडिट होती है, तो वो जो भी बैलेंस है बैंक उसको बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे शो करता है। तो इस स्टेटमेंट में, इस बैंक स्टेटमेंट में बैंक वालों ने जो बनाई है उसमें बैलेंस को 12,350 डेबिट लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सर्जियो का जो अकाउंट है वो ओवरड्रॉन है। इसी वजह से, क्योंकि वो अकाउंट ओवरड्रॉन है, तो अब सर्जियो को बैंक को पैसे पे करने हैं। तो अब बैंक के लिए जो सर्जियो का अकाउंट है वो क्या हो गया? बैंक के लिए अब सर्जियो का अकाउंट एक एसेट बन चुका है। क्यों? क्योंकि अब बैंक लायबल नहीं रहा सर्जियो को कुछ पैसा पे करने के लिए, बल्कि सर्जियो लायबल हो गया है बैंक वालों को पैसे रीपे करने के लिए, क्योंकि उसने एक्सेसिव विड्रॉल ले लिए हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डेबिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट। अगर तो आप नॉर्मल बैंक अकाउंट बनाते हो तो नॉर्मल बैंक अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा हो, जो अगर मैं लेट्स से अपनी कैश बुक जब मेंटेन कर रहा हूं तो उसमें मैं कहता हूं कि मेरा अकाउंट ओवरड्राफ्ट है। लेकिन इस केस में, बैंक स्टेटमेंट के केस में रिवर्स है कि अगर तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्रेडिट है, इसका मतलब अकाउंटेंट जो डिपॉजिटर है उसका बैलेंस पड़ा हुआ है, यानी कि उसके पास पैसे पड़े हुए हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस डेबिट है, इसका मतलब यह है कि उसने ओवरड्रॉन कर लिया है, और इस केस में कितने से ओवरड्रॉन किया है? 12,350 से। महीने के शुरू में उसका अकाउंट ओवरड्रॉन था। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है जिसमें आप देख सकते हो कि दो कॉलम्स बने हुए बैलेंस के बाद ना, ये तो बैलेंस का कॉलम है। इसके अलावा आप देखो तो एक डेबिट कॉलम है, एक क्रेडिट कॉलम है, और दिस इज हाउ अ टिपिकल बैंक स्टेटमेंट वुड लुक लाइक फॉर एनी इंडिविजुअल और फॉर एनी डिपॉजिटर। तो उसके बाद हमारे पास कुछ डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। 1 जून को एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन अ बैंक स्टेटमेंट रिसीव के सर्जियो के अकाउंट में, जो बिजनेसमैन है उसके अकाउंट में, उसके बिजनेस के अंदर पैसे आए हैं। तो 1 जून की ट्रांजेक्शन में पैसे हमारे अकाउंट में, क्योंकि हम तो बिजनेस के परस्पेक्टिव से सोचते हैं ना, हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं। 2 जून को हमारे हमने कुछ चेक काटा था, और ये चेक देखो, चेक के आगे लिखा हुआ है 1681। तो ये चेक का सीरियल नंबर है। हर चेक के नीचे आपने देखा है कि नंबर लिखा हुआ होता है, तो ये चेक का नंबर है। आपका एक चेक 1681, आपने $527 का काटा था। काटने से मुराद है कि किसी को पे किया था और उसने जाके उसको कैश करा लिया, तो आपके अकाउंट से 527 निकले। इसी तरीके से आपने एक चेक 1682 भी किसी को पे किया होगा, तो उसने भी कैश करा लिया और उसके ने आपके अकाउंट से $361 निकाले। जबकि एक चेक या कुछ चेक्स ऐसे हैं
कुछ कैश और कुछ चेक्स ऐसे हैं जो आपने जाके अपने बैंक में जमा कराए, डिपॉजिट कराए, तो वो आपके अकाउंट के अंदर पैसे आए हैं, तो इस वजह से क्रेडिट साइड पर रिफ्लेक्ट हो रहा है 2170 से। एंड देन 3 जून को दोबारा से आपने कोई चेक से पेमेंट करी है, तो वो डेबिट साइड पर रिफ्लेक्ट हो रही है। स्टैंडिंग ऑर्डर एडजस्टमेंट, सी दिस इज इंपॉर्टेंट। नॉर्मली तो स्टैंडिंग ऑर्डर किधर आना चाहिए था? नॉर्मल तो स्टैंडिंग ऑर्डर आना चाहिए था डेबिट साइड पे, क्योंकि वो पैसा आपके अकाउंट से निकला है, और बैंक स्टेटमेंट के अंदर जब पैसे अकाउंट से निकलते हैं तो डेबिट साइड पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं होते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड पे क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है? ये क्यों बता रही है कि मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं? मेरे अकाउंट में तो स्टैंडिंग ऑर्डर की वजह से नॉर्मली पैसे नहीं आते, तो ये नॉर्मल स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं है। इसके आगे लिखा हुआ है स्टैंडिंग ऑर्डर एडजस्टमेंट। इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ एडजस्ट हुआ है स्टैंडिंग ऑर्डर का, जिसकी बेसिस पे आपको पैसे मिले हैं। तो हुआ क्या होगा? ये हुआ होगा कि पिछले महीने में आपने जो नॉर्मल एक स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है, अगर लेट से उनको $225 काटने थे उस स्टैंडिंग ऑर्डर की वजह से, तो उन्होंने हो सकता है गलती से $450 काट लियो। तो अब क्योंकि उन्होंने पिछले महीने में ज्यादा पैसे काटे थे स्टैंडिंग ऑर्डर में कंपैरेटिव टू जो उनको काटने चाहिए थे, तो जो भी उन्होंने एक्सेसिव पैसे काटे थे वो अब उन्होंने आपके अकाउंट के अंदर क्या कर दिए, दोबारा से क्रेडिट ट्रांजेक्शन करके एडजस्ट कर दिए। तो पहले की जो उनकी ओवर, यानी कि कह लो ओवर चार्ज अमाउंट थी, जो उन्होंने ज्यादा चार्ज करी थी आपके अकाउंट पे, वो आपको क्या मिल गई है? एक तरीके से रिफंड मिल गई है। और उसके बाद आपको किसी सोफिया को, आपने BACS सोफिया को भी किसी को आपने पैसे पे किए हैं, जितनी भी डेबिट बैंक स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी डेबिट ट्रांजेक्शन है, उसका मतलब यह कि आपके पैसे गए हैं, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो उसके बाद पैसे आए हैं। और हर ट्रांजेक्शन के बाद जो बैलेंस वाला कॉलम है उसके अंदर बैलेंस अपडेट हो रहा है। तो इवन 7 जून, यानी कि जो जून के महीने का पहला हफ्ता था, उस महीने के उस हफ्ते के एंड पे भी आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर डेबिट बैलेंस ही रहा। वो अलग बात है कि वो डेबिट बैलेंस थोड़ा कम हो गया, बट इट इज स्टिल रिप्रेजेंटिंग कि आपका अकाउंट ओवरड्राफ्ट में है। आपसे मुराद कौन? सर्जियो का अकाउंट ओवरड्राफ्ट में है। देन उसने कुछ कहा हमें, बैंक स्टेटमेंट देने के बाद कुछ कहा, दैट डिपॉजिट्स ऑन 1 जून एंड 2 जून both relate to amounts received and recorded by Sergio in his cash book for the month of May। कह रहा है कि जो आपको डिपॉजिट 1 जून और 2 जून को जो आए हैं, 1 जून वाला डिपॉजिट ये रहा $1211, और 2 जून का जो डिपॉजिट है, 2 जून की 2 पेमेंट्स और एक डिपॉजिट है, तो डिपॉजिट जो पैसे आए हैं 2170, वो कह रहा है कि ये दोनों की दोनों अमाउंट्स जो रिसीव हुई हैं और रिकॉर्ड हुई हैं, वो सर्जियो ने अपनी कैश बुक में मंथ ऑफ पे में ही रिकॉर्ड कर दी थी। इस बात का मतलब समझते हो कि मंथ ऑफ मे में ही रिकॉर्ड कर दी थी, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी आ रही है। आपको एक चीज मैंने पढ़ाई थी, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। मैंने चेक जाके बैंक में जमा कराया मई के महीने में, मैंने उसी महीने में, मई के ही महीने के अंदर अपनी कैश बुक में एंट्री बना दी कि भाई ये पैसे आ गए, यानी कैश बुक को अपनी जाके डेबिट कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो चेक क्लियर होता, मेरे पास मई के महीने की बैंक स्टेटमेंट आ गई होगी। तो मई के महीने की बैंक स्टेटमेंट में क्या ये अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रही होंगी जो 1 जून और 2 जून को पैसे आए हैं? नो, ऑब्वियसली ये तो पैसे ही 1 जून और 2 जून को आए, तो 31 मई तक तो इनका कोई नामो निशान ही नहीं था, तो ये बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। तो वो ट्रांजेक्शन्स या वो पैसे जो आपकी कैश बुक में डेबिट साइड पे रिफ्लेक्ट हो रहे हो, लेकिन बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे फॉर द सेम मंथ रिफ्लेक्ट ना हो रहे हो, वो आपका अनक्रेडिटेड डिपॉजिट था। तो ये पहली एडजस्टमेंट हमें बता रही है कि भाई $1211 और $2170 ये पिछले महीने के अनक्रेडिटेड डिपॉजिट थे। अब इसका करना क्या है वो देखते हैं, लेकिन हमें ये पता चल गया कि पिछले महीने के अनक्रेडिटेड डिपॉजिट थे, जो कि कैश बुक में पिछले महीने रिकॉर्ड हुए थे, बैंक स्टेटमेंट में इस महीने शो हो रहे हैं। फिर द लास्ट चेक दैट Sergio issued in May 2020 was number 1683। कह रहा है कि जो लास्ट चेक, अच्छा जो सीरियल नंबर चेकबुक की होती है ना, वो 1 बाय 1 होती है, यानी कि उसकी काउंटिंग जो है वो 1 2 3 4 इस तरीके से चलनी होती है। तो आप नॉर्मली जो सबसे पहला चेक होता है वो फाड़ते हो ना, ऐसा तो नहीं है कि आप बीच में से कैशुअल चेकबुक खोलोगे और चेक फाड़ोगे, ऐसा नॉर्मली नहीं होता। जो भी सबसे पहला आपका चेक जो फ्री होता है, आप उसके ऊपर चेक राइट करके वो आप पे कर देते हो, या जिसको देना होता है उसको दे देते हो फाड़ के। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई जो लास्ट चेक हमने फाड़ के दिया था, वो उसका नंबर था 1683। अब 1683 जो आता है वो 1681 और 1682 के बाद आता है। तो जनाब, यानी कि 1681, अगर 1683 लास्ट महीने का सबसे एंड का चेक था, यानी कि लास्ट महीने जो आपने लास्ट चेक इशू किया है पिछले महीने मई के महीने में, वो 1683 नंबर वाला इशू किया है, तो 1682 और 1681 ये कब इशू हुए होंगे? जाहिर सी बात है उससे पहले ही, 1683 से पहले इशू हुए होंगे। तो अगर 1683 में इशू हुआ है मई के मंथ में, तो उसका क्या मतलब हुआ कि 1682 भी और 1681 भी, ये दोनों भी किस महीने में इशू हुए होंगे? ऑब्वियसली मई के महीने के अंदर इशू हुए होंगे। तो अब अगर एक चेक आपने
काट के बना के अपने सप्लायर या व्हाट्सएवर जिस भी बंदे को पे करना था वो काट के पे कर दिया मई में, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो कब आ रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ रहा है। तो ऐसे चेक्स को हम क्या कहते थे कि जो हमने तो फाड़ के या बनाकर, फाड़ना नॉट द राइट वर्ड, में फाड़ना के यूज कर रहा हूँ, लेकिन बनाकर, चलो आपने जो है वो चेक बनाकर, हाँ ये सही है, चेक बनाकर आपने दे दिए थे मई के महीने में, जैसे उसको लिखा हुआ है कि 1683 आपका लास्ट चेक था, तो 1682 और 1681 भी ऐसी बात, उससे पहले हमने बना के दिए होंगे और वो मई के महीने में ही दिए होंगे। तो अब वो चेक्स जो कि आपने पिछले महीने दिए थे, इशू कर दिए थे बनाकर, आपने उनको रिकॉर्ड भी अपनी कैश बुक में पिछले महीने किया होगा, लेकिन बैंक स्टेटमेंट वो इस महीने आ रहे हैं। तो ये जो आपके पास तीनों चेक है 1681, 1682, 1683, ये पिछले मई के महीने के पर्सपेक्टिव से बात करी जाए तो क्या है, ये मई के महीने से बात करी जाए उसके पर्सपेक्टिव से, तो ये मई के महीने के अनप्रेजेंटेड चेक है, बिकॉज आपने इशू कर दिए थे, लेकिन आपने जिस बंदे को इशू किए वो बंदा इस चेक को लेके मई के महीने में कैश कराने नहीं पहुंचा, जून के महीने में कैश कराने पहुंचा है, तो जून की जो बैंक स्टेटमेंट बनी है उसके अंदर ये चेक रिफ्लेक्ट हो रहा है, मई की जो बैंक स्टेटमेंट बनी होगी उसमें ये चेक्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होंगे। फिर अगर उसके आगे थोड़ी सी बात करें तो द एडजस्टमेंट ऑन 4 जून 2020, जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर की एडजस्टमेंट है, was related to a standing order debited by the bank in error on 27th May 2020। तो जो जैसी मैंने आपसे बात करी थी ना, कुछ गलती बैंक से हुई होगी जिसकी उसने एडजस्टमेंट करी है, तो वो क्या कह रहे हैं 4 जून को जो हमने एडजस्टमेंट करके आपके अकाउंट के अंदर $225 डाले हैं, क्रेडिट किए हैं, वो बेसिकली इस वजह से क्यों, क्योंकि हमसे 27 मई को गलती से आपका अकाउंट में क्या हो गया था, डेबिट हो गई थी एंट्री, यानी कि हमने $225 आपके अकाउंट से 27 मई को बिकॉज ऑफ एन स्टैंडिंग ऑर्डर काट लिए थे, जो कि गलत काटे थे, और उसी वजह से उसकी एडजस्टमेंट हमने 4 जून को आपको रिफंड करके जो है वो कर दिया। तो अब ये जो $225 है, सुनिएगा बात जरा, क्या ये मेरी कैश बुक में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे मई के महीने से, मई के महीने के पर्सपेक्टिव से सोचो तो क्या ये $225 कैश बुक में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे? नो, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि पैसे कट गए, स्टैंडिंग ऑर्डर तो बैंक ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट से पैसे काट दिए, मुझे पता ही नहीं था, तो मेरी कैश बुक मई के महीने में 225 रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होंगे। अब जब आई होगी बैंक स्टेटमेंट मेरे पास मई के महीने की, क्योंकि ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये जून के पहले हफ्ते की है, लेकिन मई की जब मेरे पास बैंक स्टेटमेंट आई होगी उसमें ये $225 ऑन द डेबिट साइड रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि हमने पैसे काट लिए। फिर ऑब्वियसली मैंने कोई कंप्लेन वगैरह लॉन्च करी होगी, जिसके बाद उन्होंने 3-4 दिन लिए और 4 जून को मुझे मेरा रिफंड जो गलत उन्होंने पैसे काटे थे वो कर दिया है। तो अब जरा रियलाइज करो कि ये $225 जो मई की कैश बुक नॉर्मल बनी होगी उसके अंदर शो नहीं हो रहे होंगे, लेकिन जो मई के महीने की बैंक स्टेटमेंट होगी उसमें ये $225 बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, ऑन 5 जून 2020 सर्जियो रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द बैंक दैट हैड बीन डिलेड इन द पोस्ट। The letter stated that on 29th May 2020, bank charges of 90 and bank interest of 120 had been debited to his account, which is quite obvious ना, बैंक चार्जेस आपके वो कट जाते हैं, ये तो बैंक वाले चलो अच्छे कर रहे हैं कि आपको जो है वो लेटर भिजवा रहे हैं, लेकिन ये लेटर उन्होंने भिजवा जो चार्जेस कटे हैं, द लेटर स्टेटेड दैट ऑन 29th मई, यानी कि चार्जेस 29th मई को कटे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट कटा हो या बैंक चार्जेस कटे हो, और लेटर 5 जून को रिसीव हुआ है। तो क्या 29th जो मई की तारीख थी या मई के महीने की जो कैश बुक थी उसमें बैंक चार्जेस या ये बैंक इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा? ऑब्वियसली नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ये पैसे कट चुके हैं, और जो उन्होंने लेटर भेजा वो आया भी 5 जून को है, तो मुझे तो पता ही 5 जून को चला है कि भाई ये पैसे जो है ये 29th में को कट चुके हैं मेरे बैंक अकाउंट से। तो जो बैंक स्टेटमेंट आई होगी मई के महीने की, हाँ उसके अंदर ये दोनों चीजें रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, लेकिन मई के महीने की कैश बुक के अंदर ये दोनों अमाउंट्स एग्जिस्ट नहीं करती होंगी जो मैंने खुद बनाई थी। और उसके बाद कहता है एन अमाउंट ऑफ $360 हैड बीन रिसीव्ड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम अल्वारो अ क्रेडिट कस्टमर। अच्छा, ये भी वही ट्रांजेक्शन है कि 29th में को पैसे आ गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि क्रेडिट ट्रांसफर है, मैंने आपको बताया था काफी ऐसी चीजें होती हैं जो सीधा मेरे बैंक अकाउंट में तो आ जाती है, लेकिन मुझे तब पता चलता है जब बैंक स्टेटमेंट आती है। तो उन्होंने जो लेटर भेजा वो मुझे 5 जून को रिसीव हुआ है, तो मुझे जो मैंने मई के महीने की नॉर्मल कैश बुक जो बनाई होगी, इनिशियल कैश बुक जिसको हम कहते हैं, उसमें मैंने इन तीनों एंट्रीज को, जो 2 पैसे कटे हैं या एक जो पैसे आए हैं, उनको तो रिकॉर्ड नहीं किया होगा। मुझे तो पता ही 5 जून को चल रहा है कि अच्छा भाई ये पैसे आए, ये पैसे कटे, या जो जब जून की बैंक स्टेटमेंट आई है तो मुझे पता चल रहा है कि ये पैसे मई के महीने में मेरे कटे हैं और ये कुछ मुझे पैसे रिसीव भी हुए हैं। खैर, आगे अब वो कहता है क्या है, पार्ट बी के अंदर वो कहता है प्रिपेयर सर्जियोस, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर सर्जियोस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एट 31st May
2020 to show the balance of the cash book before it is updated. पूरी कहानी इसने बदल दी। आपने जो भी सवाल किया था या जो नॉर्मल सवाल आते भी हैं वो क्या आते हैं, आपको कैश बुक देगा, बैंक स्टेटमेंट देगा और आपसे फॉरवर्ड वर्किंग कराएगा। वो कहेगा कि भाई दोनों कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर कराओ, जो चीजें बैंक स्टेटमेंट में मौजूद है और इनिशियल कैश बुक में मौजूद नहीं है उसको अपडेटेड कैश बुक का पार्ट बना दो, और फिर जो चीजें तुम्हारी इनिशियल कैश बुक में मौजूद है और बैंक स्टेटमेंट में मौजूद नहीं है उसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट बना दो। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ एट 31st में 2020 to show the balance in the cash book before it is updated. अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस नहीं चाहिए, इनिशियल कैश बुक का बैलेंस चाहिए। यानी कि जो पूरा का पूरे आपके जितने भी आप स्टेप्स करते थे ना वो सबको अब रिवाइंड करके बैकवर्ड लेके जाना है हमें। अब हमें बैकवर्ड वर्किंग करनी है। तो बैकवर्ड वर्किंग कैसे होगी भाई, अब अगर आपको चाहिए बैलेंस एज पर इनिशियल कैश बुक, क्योंकि उसने कहा है ना कैश बुक का वो बैलेंस जो बिफोर इट इज अपडेटेड, तो यू डोंट नीड बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। अगर वो चाहिए होता तो वो तो बड़ा सिंपल हो जाता। उसने कहा बैलेंस बिफोर द कैश बुक इज अपडेटेड, यानी इनिशियल कैश बुक का बैलेंस निकाल के दो। और इसीलिए जब मैं एडजस्टमेंट पढ़ रहा था तो मैंने आपको हर एडजस्टमेंट में बताया कि मई के महीने की कैश बुक में कौन सी चीज आएगी, मई के महीने की कैश बुक में कौन सी चीज नहीं आ रही होगी। ठीक है ना, तो अब हम जरा रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं। सो वी नो कि भाई हमारे पास जो फर्स्ट कह लो जून को या 31 मई को जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो कितना है, 12,350, और ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस ऑफ अ बैंक स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव बैलेंस, ये बात आपने याद रखनी है। जस्ट लाइक बैंक अकाउंट के अंदर अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो नेगेटिव है जो कि ओवरड्राफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बैंक स्टेटमेंट के अंदर अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो वो अगेन नेगेटिव बैलेंस है जो कि अगेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवरड्राफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं अब रिवर्स जा रहा हूं, मैं कह रहा हूँ बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से मैं स्टार्ट करूंगा। और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जो 31 मई को है वो कितना है, 12,350 है। आपको बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर आप 7 जून वाले बैलेंस से क्यों नहीं स्टार्ट करते, आप 7 जून वाले बैलेंस से स्टार्ट करें ना। भाई तो फायदा नहीं है ना, 7 जून वाले बैलेंस से मैं क्यों स्टार्ट करूं, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है 31 मई को जो तुम्हारी इनिशियल कैश बुक थी उसका बैलेंस निकाल के दो। तो 31 मई को जो मेरी इनिशियल कैश बुक थी उसमें 1 जून से लेके 7 जून तक जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर ट्रांजेक्शन हुई हैं दे आर अनरिलेटेड टू माई इनिशियल कैश बुक। एटलीस्ट ये मेरी इनिशियल कैश बुक से तो उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस वजह से मैं 7 जून वाला बैलेंस नहीं ले रहा, क्योंकि अगर 7 जून वाला बैलेंस हो तो मुझे इन सारी ट्रांजेक्शन को दोबारा एक्सेप्ट कराना पड़ेगा जिसका ना कोई क्रेडिट है ना कोई मार्क्स है, फजूल की मेहनत है जो कि जगह भी ऑक्यूपाई करेगी और उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। सो जो रिक्वायरमेंट है 31 मई की इनिशियल कैश बुक का बैलेंस निकालो, उसके लिए मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने 31 मई की बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट किया जो कि कितना था, $12,350 नेगेटिव में। अगर अकाउंटिंग के अंदर कोई चीज नेगेटिव में होती है तो आपको पता होना चाहिए उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो मैंने 12,350 को ब्रैकेट में लिखा। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि भाई जो इनिशियल कैश बुक थी उसमें क्या क्या चीजें थी, क्योंकि इस 12,350 के अंदर ये तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है ना। अब आपने जाना है बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से इनिशियल कैश बुक के बैलेंस के ऊपर। तो इनिशियल अगर कैश बुक के बैलेंस में मैं जाना चाहूँ तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये जो बैंक एरर था जो 225 यहाँ पे आ रहा है कि भाई ये हमने कौन सी डेट को, जो उसने नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ भी था ऑन एडजस्टमेंट नंबर, कहाँ गया, यस ऑन एडजस्टमेंट नंबर 3, कि भाई ये जो आपसे एरर हुआ है ये एरर तो 27 मई को एरर हुआ था। अगर ये 27 मई को एरर हुआ था क्या ये मेरी इनिशियल कैश बुक में था, नो इनिशियल कैश बुक में तो नहीं था। क्या ये मेरी अपडेटेड कैश बुक में होगा, यस अपडेटेड कैश बुक में डालूंगा मैं, क्योंकि अपडेटेड कैश बुक में हर वो चीज जाती है जो कि बैंक स्टेटमेंट में मौजूद हो और इनिशियल कैश बुक में मौजूद ना हो। तो ये एक ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि मैंने अपनी अपडेटेड कैश बुक के अंदर जो मई के महीने की बनाई होगी उसमें डाली होगी। लेकिन अब उसको क्या कराना पड़ेगा, अब उसको मुझे ऐड बैक कराना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी जरा सुनिएगा, अभी मैं जो मेरी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है उससे पहले पहुंचूंगा बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक पे, और फिर बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से मैं जाके पहुंचूंगा किधर, इनिशियल कैश बुक के बैलेंस पे। तो मुझे बैंक एरर को क्या कराना पड़ेगा, बैंक एरर को मुझे ऐड कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब मैंने अपडेटेड कैश बुक बनाई थी तो उसमें मैंने क्या करा लिया होगा, इसको लेस करा लिया होगा, और अब मैं रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ। तो रिवर्स ऑर्डर में जाने के लिए मैंने इस 225 को क्या कराया, ऐड कराया। तो मेरे पास बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक निकल के आएगा विच इज गोइंग टू बी ऑफ $12,125 जो कि स्टिल नेगेटिव है। अब
आप सुनिएगा, अब आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से, जब आपको सर मैंने बताया था कि बैलेंस एज पर इनिशियल कैश बुक पे या बैलेंस एज पर कैश बुक पे जाओगे, तो आपको रिवर्स ऑर्डर फॉलो करना है। यानी कि जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं वो क्या होंगे, अनप्रेजेंटेड चेक्स आपके माइनस हो जाएंगे, और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स आपके ऐड हो जाएंगे। तो राइट नाउ जो मई के महीने की अगर पर्सपेक्टिव से बात करी जाए, तो मई के महीने में हमारे पास तीन बेसिकली अनप्रेजेंटेड चेक थे। दानिया मैं सवाल लेता हूँ जरा, मैं पहले चीज एक्सप्लेन कर दूंगा टीसी वाला पार्ट, फिर मैं सारे आपको सवाल लेता हूँ। सो आपके पास अभी जो अनप्रेजेंटेड चेक थे मई के महीने में, वो मई के महीने में तीन चेक्स थे अनप्रेजेंटेड, जो मैंने बताए थे कि भाई लास्ट चेक जो मई के महीने में आपने इशू किया था वो 1683 था, तो 1682 भी मई के महीने का है, 1681 भी मई के महीने का है। जो आपको कल मैं फॉर्मेट पढ़ा भी रहा था, मैंने लास्ट टाइम बात करी भी थी कि भाई अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करना पड़े, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से बैलेंस एज पर कैश बुक पे जाना पड़े, तो मैं रिवर्स ऑर्डर में जाऊंगा, तो फिर अनक्रेडिटेड डिपॉजिट लेस होने की जगह क्या हो जाएगा, ऐड होगा, और अनप्रेजेंटेड चेक जो है वो ऐड होने की जगह क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं सेम काम फॉलो कर रहा हूँ। अब क्योंकि मैं रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ, रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ, तो अब जो अनप्रेजेंटेड चेक्स है वो क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। और मई के महीने में तीन अनप्रेजेंटेड चेक थे, 1681, 1682 और 1683। ये तीनों का टोटल जो है वो माइनस हुआ, और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट क्या होंगे, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट ऐड होंगे। मई के महीने में जो आपके पास अनक्रेडिटेड डिपॉजिट थे वो कौन से वाले थे, मई के महीने में आपके पास अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, एक तो जो उसने आपको ये बताया था 1 जून और 2 जून को, नहीं कहा था ना कि ये आपने कैश बुक में तो मई के महीने में रिकॉर्ड कर लिए हैं, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट में जून के महीने में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो वो चीज जो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली हो और बैंक स्टेटमेंट में मौजूद ना हो, और वो अगले महीने की बैंक स्टेटमेंट में आए, तो दैट इज जो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट जब मैं रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ तो क्या हो गए, दोनों ऐड हो गए। ये जो 1211 और 12170 जो उसने 1 जून और 2 जून को कहा था कि भाई ये दोनों के दोनों सर्जियो ने कैश बुक में तो मंथ ऑफ मई में रिकॉर्ड किए थे, बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये मंथ ऑफ जून में आ रहा है। देन इन दोनों को ऐड जब मैंने किया अनक्रेडिटेड डिपॉजिट को, तो मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है 10892 का बैलेंस आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेता हूँ कि ये जो है ना, ये आपके पास इसको बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक नहीं कहना चाहिए हमें। जो बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक आया ना, वो ये वाली अमाउंट है बेसिकली। मैं उसको वहां से रिमूव कर रहा हूँ, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक ये वाली अमाउंट। क्योंकि भाई अगर आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करो, जैसे मैंने अभी फॉर्मेट में दिखाया था, तो आपको अनप्रेजेंटेड चेक को क्या कराना है, लेस कराना है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट को ऐड कराना है। वो काम हमने यहाँ पे कराया, तो हमारे पास बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक ये निकल के आ गया। अब जो बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक आया, ये उसको चाहिए नहीं, उसको चाहिए बैलेंस एज पर इनिशियल कैश बुक। अब जब बैलेंस एज पर इनिशियल कैश बुक चाहिए आपको, तो आपको उन सारी चीजों को भी एडजस्ट कराना है जिनको आपने बैंक स्टेटमेंट मिलने के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया था। यानी जिस चीज को आपने बैंक स्टेटमेंट मिलने के बाद अपने अपडेटेड कैश बुक में क्रेडिट किया था, उसको डेबिट करो यानी ऐड बैक करो, और जिस चीज को आपने अपडेटेड कैश बुक बनाते वक्त डेबिट किया था यानी ऐड किया था, उसको क्रेडिट करो यानी माइनस करो। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपको नोट मिलने पे आपने अपडेट कर ली होंगी, वो ये रही कि आपने बैंक चार्जेस जो हैं वो अपनी अपडेटेड कैश बुक में डाले होंगे, आपने जो है वो बैंक इंटरेस्ट जो आपको अकाउंट से कटा है वो आपने डाला होगा, एंड जो 360 आपको रिसीव हुए क्रेडिट कस्टमर से, जब आपके पास ये लेटर आ गया, तो लेटर मिलते ही आपने जब अपनी अपडेटेड कैश बुक बनाई होगी, उसके अंदर ये तीनों चीजें आपने डाल दी होंगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 31 मई तक जो इनिशियल कैश बुक बनाई थी मैंने, क्या उसके अंदर ये तीनों चीजें रिकॉर्डेड थी? भाई लेटर ही 1 जून को 5 जून को आया है, तो 31 मई तक ये तीनों चीजें रिकॉर्डेड नहीं थी। तो अब जो दो चीजें मैंने माइनस कराई थी उनको ऐड बैक कराऊंगा, यानी कि बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट, और जो 360 जो मैंने माइनस कराया था उसको मैं क्या कराऊं, जो 360 सॉरी मैंने ऐड कराया था उसको मैं क्या कराऊंगा, उसको मैं माइनस कराऊंगा। तो देख लें 90 और 120 क्या हो गए, ऐड हो गए, और 360 माइनस हो गया। तो मेरे पास बैलेंस एज पर अनएडजस्टेड कैश बुक, जिसको मैं इनिशियल कैश बुक का भी नाम दे सकता हूँ, वो निकल कर आ गया। ये पूरा जो मैंने काम है ये रिवर्स ऑर्डर में किया है, यानी कि अगर मैं एक दफा फिर से आप लोगों को फॉर्मेट्स पे लेके जाऊं, तो मैं सिर्फ यहां से यहां तक नहीं गया, मैं मतलब बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक तक नहीं गया, बल्कि जो बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक यहाँ निकलता था, मैं इससे भी और पीछे गया, और मैं यहाँ पे जो इनिशियल बैलेंस बीडी था, जो कि अपेरेंटली मेरे ख्याल से नेगेटिव ही आ रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली क्रेडिट साइड पे, लेकिन जो इनिशियल कैश बुक का जो बैलेंस बीडी था, मैं वहां तक पहुंचा, और वहां तक पहुंचने के लिए मैं पूरा का पूरा काम किसमें किया, पूरा का पूरा काम मैंने रिवर्स ऑर्डर में किया।
तो यहाँ पे हमारा अच्छा ये अगला पार्ट जो है ये बैंक रिकंसिलिएशन से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 था, विच इज फ्रॉम योर स्पेसिमेन पेपर 2020। ये आपके स्पेसिमेन पेपर, जब पेपर फॉर्मेट चेंज होता है तो उस वक्त सीआई वाले जो स्पेसिमेन पेपर निकालते हैं, ये उसका सवाल था। और ये बैंक रिकंसिलिएशन का जो समझे अभी तक जितने भी आरटीसीआई के सवाल बने उसमें तो सबसे टेक्निकल सवाल था, तो यही वाला था जो अभी हमने किया।